सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर अपडेट 247 पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको 6 से 7 अपडेट देने जा रहा हूं। तो निवेदन रहेगा आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें, अन्यथा शुरू में ही आप वीडियो को छोड़ दें, नहीं देखें, क्योंकि ये जितने भी अपडेट्स हैं वो हर कोटि के शिक्षकों के लिए काफ़ी ज़रूरी और अहम बन जाते हैं। और ये सारी वीडियोज़ के जो भी अपडेट्स होंगे कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में या वर्तमान समय में काम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप उसके अलावा चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और जो आपका कमेंट है वो भी ड्रॉप कर दें। साथ ही साथ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि इस पूरे वीडियो का इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होगा। तो जो भी महत्वपूर्ण अपडेट्स होंगे उसको मैं बताऊँगा। एचआरए का जो भी विसंगति है उसके बारे में कुछ खबरें आई हैं, उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। ईपीएफओ राशि जो है उसको निकालने के क्या क्या प्रावधान, क्या क्या रूल है और कितना आप निकाल सकते हैं, किन शर्तों के अनुसार निकाल सकते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक निलंबन का न्यूज आया हुआ है जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, इसको भी समझेंगे। शिकायत हुआ है, एक कोई हादसा भी हुआ है। आचार संहिता का जो अपडेट है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स का यूडैस कोड के लिए, यूडैस अपडेट्स के लिए जो भी प्रावधान है उसके बारे में बात की जाएगी और जो टीएलएम मेला लगता है उसके समय सारणी के बारे में भी बात की जाएगी। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो एचआरए को लेकर के है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ताजपुर प्रखंड से एक खबर छपती है कि स्कूल में 4 तरह के आवास भत्ता मिलने से शिक्षकों में नाराज़गी। और ये सिर्फ ताजपुर की बात नहीं है, ये जो बातें हैं वो हर जिले के सभी शिक्षक जो हैं इसके दायरे में आते हैं। एक ही स्कूल में अगर कोई पुराने शिक्षक हैं तो उनको 4%, 7.5%, नए शिक्षक 4%, किसी को 6%, किसी को 8%, इस तरह का आवास भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा तो मिली जानकारी के मुताबिक समस्या विशिष्ट शिक्षकों के साथ है। सरकार वेतन निर्धारण कर उनका भुगतान करने को कहती है, परंतु जिला में पुराना वेतन ही भुगतान होता है। ये सही धरातल स्तर पे ये होता है, सही बात है। लेटरबाजी हो जाता है और धरातल पे जो है उसका मतलब जो प्रारूप देना चाहिए, साक्ष्य प्रारूप, वो कुछ और ही नज़र आता है। तो ये जो है कि देखिएगा यहाँ पे ताजपुर प्रखंड के नगर क्षेत्र और प्राथमिक मिडिल स्कूलों में कुल मिलाकर 1000 से अधिक शिक्षक कार्यरत है। इनमें से शिक्षकों में कई कोटि है, नियमित, कोई विशिष्ट, कोई बीपीएससी, तो कोई नियोजित। ठीक है। अब इसमें क्या है कि वेतन जो निर्धारण की बातें की गई थी विशिष्ट शिक्षकों का, वो तो होता नहीं है, परंतु जिला से पुराना वेतन भुगतान हो जाता है। स्कूलों के प्रधान ने बताते हैं कि वेतन निर्धारण के समय कोई महत्व नहीं रहता। शिक्षक स्कूल प्रधान को परेशान करते हैं। उन्हें लगता है कि वेतन का मामला यहीं पर रुका है, जबकि मामला आवास भत्ता से जुड़ा हुआ है। एक ही स्कूल में 4 तरह का जो एचआरए यानी आवास भत्ता है वो दिया जा रहा है। किसी को 10%, किसी को 7.5%, किसी को 6%, तो किसी को 4%। अब बताइए 4, 6, 7.5, 8, 10, इस तरह का जो आवास भत्ता है 4-5 तरीके का, ये कहाँ से वाजिब है? और हमेशा मैं इस पॉइंट को अपने चैनल के माध्यम से उठाता हूँ और आगे भी उठाता रहूँगा जब तक कि सभी कोटि के शिक्षकों को जो है उनका जो उचित आवास भत्ता है वो नहीं मिल जाता है। तो ये आवास भत्ता से रिलेटेड जो एक शिकायत है ये कहीं ना कहीं पत्र के माध्यम से भी दिया गया है विभाग को, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर का जो कटिंग है, हिंदुस्तान का जो खबर है उसमें भी ये छपा हुआ है और काफ़ी सराहनीय बात है। यहाँ पे देखिएगा 10%, तो 7.5%। तो इस तरह से सिर्फ ये ताजपुर समस्तीपुर की बात नहीं है, ऐसी जो बातें हैं, ऐसा जो मामला है वो हर जिले के हर ब्लॉक का है। अगली खबर की तरफ अगर रुख करते हैं, ये जो खबर है वो ईपीएफ राशि का जो निकासी है उसको लेकर के है और एक बड़ा सार्थक और अच्छा पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया गया है और कर्मचारियों को एक समझिए कि एक बहुत अच्छा तोहफा एक अच्छे नियम के साथ दिया गया है। ये क्या है कि ईपीएफओ अब 100% राशि निकाल सकेंगे सदस्य। शिक्षा के लिए 10 और विवाह के लिए 5 बार निकाल सकेंगे। देखिए पूरी खबर को अगर पढ़ा जाए तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसको शॉर्ट में ईपीएफओ बोला जाता है, ने अपने सदस्यों के लिए भविष्य निधि यानी पीएफ की आंशिक निकासी प्रक्रिया अब और सरल और उदार बना दिया है। कैसे सरल और उदार बनाया है इसको समझिएगा। तो यहाँ पे तो पहले जहाँ 13 अलग अलग कारणों से निकासी की अनुमति थी, अब इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों, गृह निर्माण, विशेष परिस्थितियों और शिक्षा में बांट दिया गया। मतलब एजुकेशन के लिए, घर बनाने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति के लिए, इन 3 कारणों से ही आप पैसे निकाल सकते हैं, जो कि पहले 13 कारण अलग अलग दे दिए गए थे और बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम्स हो रहे थे। अब सिर्फ शिक्षा, घर बनवाने या किसी स्पेशल सिचुएशन, कोई अर्जेंट सिचुएशन है उसको लेकर के है। नई व्यवस्था के अनुसार अब सदस्य ज़रूरत के अनुसार इन 3 श्रेणियों में अपनी कुल पीएफ की राशि, जो कि 100% राशि जो है वो निकाल सकते हैं।
पहले जो था इसमें कुछ परसेंटेज फिक्स थे कि इतना ही परसेंट पे आप पेमेंट निकाल सकते हैं, अपना ईपीएफ का पैसा निकाल सकते हैं, जो कि अब क्या बोल दिया गया है, अब 100% बोल दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा तो क्षेत्रीय कार्यालय पटना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हेमंत कुमार के अनुसार शिक्षा से बड़ी जुड़ी निकासी अब 10 बार तक की जा सकती है। 10 टाइम्स तक आप निकासी कर सकते हैं। विवाह के लिए निकासी 3 से बढ़ा के 5 बार, जो कि विवाह के लिए। अब ये नहीं सोचना है कि 5 बार विवाह हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। फैमिली मेम्बर में या किन्हीं टीचर्स का मतलब किन्हीं बेटे या बेटी की शादी है तो 3 बार से लेकर 5 बार तक शादी के लिए निकाला जा सकता है। और इन निकासियों के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 12 महीने रखी गई है। मिनिमम 12 मंथ का जो है वो टेन्योर रखा गया है। पहली विशेष परिस्थिति जैसे प्राकृतिक आपदा, ये पहले की बातें की गई है, तो पहले की बातें जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए आगे, अब एक मजबूत सेवानिवृत्त कोष तैयार हो सके, इसके अलावा पूरी पीएफ राशि की निकासी के बीच न्यूनतम अंतराल 2 महीने से बढ़ा के 12 महीने, 2 महीना का जो ड्यूरेशन था उसको बढ़ा के 12 महीने कर दिया गया है। और पेंशन फंड निकासी का अंतराल 2 महीने से बढ़ा के 36 महीने कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सहूलियत जो है वो मतलब राज्य कर्मचारियों या फिर सेंट्रल कर्मचारियों को मिलने जा रही है या मिल रही है। ईपीएफओ का कहना है कि इन सिद्धारों के दावे के निपटारे में तेजी आएगी, शिकायतें घटेगी और सदस्यों की पेंशन सेवा की निरंतरता बनी रहेगी, जिससे अधिक सदस्य पेंशन लाभ के पात्र हो सकेंगे। इसके अलावा इससे पहले क्या होता था उसकी बात नहीं करेंगे। आप इतना ही समझ लीजिए कि इन सारे प्रावधान हैं, 3 से बढ़ा के 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। 3 आपका जो है शिक्षा और विशेष परिस्थिति और घर बनवाने के लिए 3 तरह के आपको कैटेगरीज में बांट दिया गया है कि इस तरह से आप अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। और कितना निकाल सकते हैं, 100% निकाल सकते हैं। और अंतराल कितना दिया गया है इसको लेकर के, तो 12 महीने, 2 महीने, इस तरह से हर अलग अलग मापदंड के अनुसार अलग अलग जो है वो अंतराल दिए गए हैं। तो ईपीएफओ निकासी जो कि 100% होगी, उसके लिए अब जो है अच्छी तरह से इसके प्रावधान को लागू किया जा चुका है। शिक्षक अब निकाल सकते हैं। अगली खबर की तरफ अगर रुख करते हैं साथियों, देखिए ये जो है थोड़ी सी लापरवाही और अपनी जॉब और अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़, प्रत्याशी का प्रचार करने में शिक्षक हुए निलंबित। बहुत सारा ऐसा केस आया है इस बार के इलेक्शन में, और बहुत सारे टीचर ये सोच रहे हैं कि काउंटिंग होने वाला है, इलेक्शन हो गया है, मतदान हो ही गया, अब तो आचार संहिता खत्म है। तो ऐसी बात नहीं है, आचार संहिता खत्म नहीं हुआ है। यहाँ देखिएगा तो आचार संहिता अब 16 नवंबर तक प्रभावी है। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा 14 नवंबर को, और ये आदर्श आचार संहिता प्रभावी कब तक है, 16 नवंबर तक प्रभावित है। 16 नवंबर तक किसी भी तरह का पॉलिटिकल आप एक्टिविटीज़ में ना पड़े। हालांकि शिक्षक को तो कभी भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, बट पार्टी विशेष, जात विशेष, धर्म विशेष के आधार पे शिक्षक जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह के फालतू चीज़ों में अपना समय वेस्ट करते हैं, जो कि बहुत शर्मनाक बातें हैं। और इसी का ये एक मतलब हर्जाना है, जो कि प्रत्याशी के प्रचार करने के आरोप में शिक्षक जो हैं वो निलंबित हो गए हैं। देखिए अब सर्विस पे एक दाग लगने जैसी बातें हो जाती है। ये देखिए, ये बड़ा एक गंभीर और चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कि एचएम के आवेदन पर कार्रवाई होती तो बच्चे नहीं होते हादसे का शिकार। विद्यालय का छत ही गिर गया है और बच्चे जो हैं उसका शिकार हो चुके हैं। कई सारे बच्चों को चोटें आई है, गंभीर चोटें आई है, इलाज चल रहा है। ये बिहार शरीफ का खबर है। हालांकि एचएम जो थे पहले जो इसको लेकर के एक आवेदन दिए हुए थे कि जो हमारा भवन और छत जो है वो जर्जर हालत में है, लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप इस चित्र में देख सकते हैं किस तरह से इनका फॉर्मेट है, डिज़ाइन है इनके स्कूल का, और कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए हादसा हुआ और उस हादसे के शिकार बच्चे हुए। ठीक है, ये खबर देखिएगा तो बच्चों का यूडाई से संबंधित एंट्री जो है हर टीचर को, हर स्कूल को करना है। और एंट्री में अगर एंट्री का जो टाइमिंग दिया गया है, बच्चों की प्रोफाइल अपडेट करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में समझिएगा। यूडैश में एंट्री की अवधि नहीं विस्तारित हुई तो लाखों बच्चों की पहचान में होगा संकट, डेट बढ़ाना ही होगा। इसके अलावा बच्चा किस कक्षा में है, किस स्कूल में है और नाम में कोई बदलाव नहीं की जाएगी, इसकी जानकारी भी जरूरी है। बच्चों को प्रोफाइल अपडेट करने की आवश्यकता अब क्यों पड़ी है, तो बच्चों के अद्यतन जानकारी का रिकॉर्ड रहता है, प्रगति का रिकॉर्ड रहता है, दाखिले की स्थिति का पता चलता है, ड्रॉप आउट की स्थिति की जानकारी मिलती है, बच्चों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, सरकारी योजनाओं का लाभ और छात्रवृत्ति आदि की भी जानकारी मिलती है। तो ये जो है स्टूडेंट का जो प्रोफाइल अपडेट यूडैश पोर्टल पर करना इसलिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। और ये अंतिम खबर कि टीएलएम जो मेला 3.2 है इसकी डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसको मैंने लेटर में कल आपको विश्लेषण ही बताया था। शॉर्ट में अगर फिर समझ लीजिए, स्कूल स्तरीय जो टीएलएम मेला होगा वो 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच आयोजित कर देना है। ब्लॉक लेवल का जो टीएलएम होगा वो 16 से 15 जनवरी यानी 16 दिसंबर से 15 जनवरी पे ब्लॉक पे टीएलएम मेला 3.0 का मतलब आगाज़ हो जाएगा या वहाँ तक ख़त्म भी हो जाएगा,
जिला लेवल पे 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक टीएलएम मेला का आयोजन कर देना है। और इस तरह से सभी शिक्षक अपने अपने वर्ग में, अपने अपने स्कूल में बच्चों से टीएलएम अभी ही बनवाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका टीएलएम अट्रैक्टिव और आकर्षक दिख सके, ताकि आप राज्य स्तर पर जाके इस टीएलएम मेला 3.0 का जो है विनर बन के, विजेता बन के और अपने स्कूल, अपने देश, अपने बच्चों का नाम रोशन कर सके। तो ये अपडेट्स थे साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपका कोई अगर कमेंट है, कोई सुझाव है या कोई तर्क है या किसी तरह का कोई आपकी समस्याएं हैं तो उसको भी हमारे चैनल पे आप कमेंट करें, ताकि मैं आपका उचित समाधान करने में सफल हो सकूं। इस उम्मीद के साथ कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया होगा, साथ ही आप कमेंट भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में कुछ नए अपडेट्स को लेकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।